आज का वीडियो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर होने वाला है और यह वीडियो नंबर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का 19वां है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहाँ पे जो कि टॉपिक निमोनिया है, ठीक है ना। देखिए निमोनिया ज़्यादातर बच्चों में ही होता है और आज हम जो निमोनिया देखेंगे बच्चों में निमोनिया, ये क्वेश्चन बहुत जो है एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को पता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग चौथा सब्जेक्ट होता है। तो आज हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला हम लोग जानते हैं निमोनिया के परिचय देखते हैं कि निमोनिया कैसे क्या होता है। देखिए निमोनिया फेफड़ों के पैरेन्काइमा यानी एल्वोली का तीव्र संक्रमण है। बात समझ गए ना। निमोनिया फेफड़ों का जो पैरेन्काइमा होता है उसका तीव्र एक्यूट संक्रमण है जिसमें एल्वोली में सूजन व द्रव पस भर जाता है जिससे गैस विनिमय में बाधा आती है, यानी गैस एक्सचेंज में आदान प्रदान में समस्या होता है। बच्चों में यह प्रमुख मृत्यु के कारणों में से एक है क्योंकि यह बच्चों में ज़्यादा होता है। विश्व स्तर पर इसे नियंत्रण करने हेतु WHO ने IMNCI गाइडलाइन जारी की है। तो बेसिकली एल्वोली जो है फेफड़ा के अंदर एक जो है अंगूर के गुच्छे के समान वायु कोष्ठक होता है जिसमें हवा भरता है, ठीक है ना, जिसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब निमोनिया होता है तो यह एक प्रकार का संक्रमण है जो एल्वोली में सूजन पैदा करता है, उसमें द्रव या पस भर जाता है जिससे जो गैस का एक्सचेंज होता है, CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है उसमें समस्या उत्पन्न होता है। ओके, बच्चों में यह प्रमुख मृत्यु के कारण बनता है, उसमें से एक कारण निमोनिया भी है। विश्व स्तर पर इसे WHO के ने IMNCI का गाइडलाइन जारी किया है, ठीक है, निमोनिया के रोकथाम के लिए। आगे बढ़ते हैं तो इसके परिभाषा हम लोग देखें तो निमोनिया एक तीव्र श्वसन संक्रमण है जिसमें खांसी, सांस लेने में कठिनाई के साथ तेज श्वास, टेकीपेनिया और चेस्ट इंड्रोइंग जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो निमोनिया एक तीव्र श्वसन संक्रमण है, एक इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसमें खांसी और सांस लेने में कठिनाई होती है जिसके बच्चे में तेज श्वास, टेकीपेनिया और चेस्ट इंड्रोइंग जैसे लक्षण मौजूद होते हैं। ओके, अब बात आती है कारण। देखिए तो जो निमोनिया होता है यह बैक्टीरिया के कारण भी होता है, यह वायरस के कारण भी होता है। तो जो बैक्टीरियल होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई होता है, यह सबसे सामान्य कारण होता है होने का। उसके बाद हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है। ये सब एक बैक्टीरिया का ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है यह सबसे आम सामान्य होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है जो सबसे सामान्य होता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है जो क्या होता है, ये सब होता है। और ये जितने भी देखिए स्ट्रेप्टोकोकस हो या स्टेफाइलोकोकस हो दोनों अलग अलग है, ठीक है, और हीमोफिलस हो, इस सब जो है बैक्टीरियल है। बात समझ गए। वहीं पर मैं बात करूं आगे तो वायरल, वो था बैक्टीरियल, अब वायरल में रिस्पायरेटरी सिनसाइटियल वायरस, ठीक है ना, रिस्पायरेटरी सिनसाइटियल वायरस, RSV, इन्फ्लुएंजा वायरस, पारा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सब वायरस है, ठीक है ना, ये सब वायरस है। ये वायरस के कारण होगा तो वह वायरल निमोनिया होगा, बैक्टीरिया के कारण होगा तो बैक्टीरियल निमोनिया होगा। बात समझ। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे, अब देखिए कुछ मामला में फंगस के कारण भी निमोनिया होता है, तो फंगस के कारण होगा तो फंगल निमोनिया हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो अब रिस्क फैक्टर जो होता है, रिस्क फैक्टर यानी क्या क्या जोखिम कारक है जिसके कारण निमोनिया हो सकता है, तो उसमें आता है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, समय से पहले जन्म, प्री मैच्योर, कम जन्म वजन यानी जन्म के समय बच्चे का कम वजन, अधूरा टीकाकरण, भीड़ भाड़ व धूम्रपान का संपर्क, बोतल से दूध पिलाना, तो ये सब जो है रिस्क फैक्टर है, इसको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पे देख लीजिए रोग जनन, पैथोफिजियोलॉजी यानी रोग जनन, रोग क्रिया, रोग कैसे होता है निमोनिया देख लीजिए। जैसे जीवाणु या वायरस, ठीक है, जीवाणु, बैक्टीरिया या वायरस फेफड़ा में प्रवेश करता है। पहला फेफड़ा में प्रवेश करेगा तभी तो फेफड़ा को प्रभावित करेगा। तो चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो जो ऊपर पढ़ा दिए हैं, फेफड़ा में प्रवेश करता है, फिर वह फेफड़ा के सहित वह एल्वोली वायु कोष्ठक में जाता है और सूजन व द्रव भर जाता है, पैदा करता है वहाँ पे सूजन और द्रव भरता है, ठीक है।
ऑक्सीजन का आदान प्रदान कम हो जाता है, चूँकि वहाँ पे सूजन और द्रव भरेगा तो जो ऑक्सीजन जो गैस का आदान प्रदान है वो कम हो जाता है। उसके बाद मरीज में हाइपोक्सिया विकसित हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसके कारण बच्चे में तीव्र सांस, तेज़ी से सांस लेना, ठीक है ना, चेस्ट इन ड्राइंग होने लगता है। बात समझ गए। उसके बाद मैं बात करूँ, WHO ने क्लासिफिकेशन इसे किया है, ठीक है, जैसे लक्षण के आधार पर जो है यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है WHO के अकॉर्डिंग। केवल खांसी और सर्दी है तो नो निमोनिया, केवल और केवल खांसी या सर्दी है तो कोई निमोनिया नहीं। तेज़ सांस यानी एज स्पेसिफिक तेज़ सांस है तो निमोनिया हो सकता है, ठीक है। चेस्ट इन ड्राइंग, सांस में गंभीर कठिनाई, तो यह सीवियर निमोनिया का संभावना है। तो WHO ने बताया कि केवल सर्दी खांसी है तो कोई निमोनिया नहीं होगा। तेज़ सांस है तो निमोनिया में भी हो सकता है। अगर चेस्ट इन ड्राइंग है, सांस में गंभीर कठिनाई है तो सीवियर निमोनिया भी हो सकता है। बात समझ गए। अब बात आती है कि लक्षण व संकेत। अगर किसी बच्चे में निमोनिया हो जाता है तो उसमें क्या लक्षण पाया जा सकता है। देखिए, निमोनिया वाले बच्चे में सबसे पहले बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, तेज़ सांस चल सकता है, क्योंकि बच्चा का जो एल्वोली है जहाँ पे ऑक्सीजन आता है वहाँ पे पहले से सूजन है, द्रव भरा है, तो सांस लेने में कठिनाई होगी, तो जल्दी जल्दी बच्चा सांस लेगा, तेज़ सांस लेगा, ठीक है। चेस्ट इन ड्राइंग होगा, ग्रेंटिंग होगा, नाक फरकना, नेजल फ्लेयरिंग, ये सब जो है बच्चे में हो सकता है। साइनोसिस होगा, जो कि एक गंभीर अवस्था है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। भूख कम लग सकता है बच्चे में। तो ये सब जो है लक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। तेज़ बुखार, खांसी, तेज़ सांस, चेस्ट इन ड्राइंग, ग्रेंटिंग, नाक फरकना, साइनोसिस, भूख कम लगना। ओके, आगे बात आती है जांच, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हम करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जांच में हम CBC करवा सकते हैं, चेस्ट का एक्सरे करवा सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर SpO2 चेक कर सकते हैं हम लोग ऑक्सीजन लेवल के लिए, ब्लड कल्चर टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। बात समझ गए ना। उसके बाद स्पूटम एग्जामिनेशन, बड़े बच्चों में जो बलगम आ रहा है उसका जांच कर सकते हैं। तो ये सब जांच जो है आपका होता है। ओके, अब आ गया यहाँ पे उपचार। तो देखिए, उपचार आप क्या क्या करेंगे, ठीक है ना। अब ये निमोनिया एक वायरल, एक बैक्टीरियल हो सकता है और ये फेफड़ा को, एल्वोली को प्रभावित करेगा। तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम सर्जरी करने लगेंगे, नहीं, इसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसको दवाई से, खान पीन से ठीक कर सकते हैं। तो उपचार में हम लोग सिर्फ अलग अलग मैनेजमेंट लिखेंगे सर्जरी के अलावा। बात समझ गए ना। जैसे यहाँ पे सामान्य देखभाल है, तो सामान्य देखभाल का मतलब होता है नॉर्मल केयर। बच्चे को गर्म रखे, ठीक है, पर्याप्त तरल दे, स्तनपान जारी रखे, बुखार हो तो पैरासीटामोल दे। तो ये सब सामान्य उपचार है, नॉर्मल, जिसमें हम नॉर्मल केयर करते हैं। तो बच्चों को गर्म रखें सबसे पहले, पर्याप्त लिक्विड दे, स्तनपान जारी रखे, बुखार हो तो पैरासीटामोल दे। ओके, उसके बाद बात आती है मेडिकल उपचार, जिसमें मेडिसिन से उपचार करते हैं। तो मेडिसिन में अगर बैक्टीरियल निमोनिया हो तो एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, ठीक है। बहुत सारे आता है, एमिकासिन भी आता है, जेंटामाइसिन, बहुत सारे आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। गंभीर स्थिति में IV एंटीबायोटिक देते हैं। अगर गंभीर स्थिति हो तो टैबलेट नहीं देकर IV के थ्रू देते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, जहाँ पे SpO2 90 से कम होने पर हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी नजल प्रोम्प से या फिर फेस मास्क से देते हैं। समझ गए ना। अगर एंटीवायरल है तो उसके लिए हम वायरल काटने के लिए जो है हम लोग एसाइक्लोवीर, ठीक है ना, अलग अलग जो है एंटीवायरल ड्रग चलता है। अब आ गया नर्सिंग प्रबंध। तो नर्सिंग प्रबंध में जो रिस्पायरेशन मॉनिटर है उसको हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि बच्चा को सबसे ज़्यादा श्वसन में ही कष्ट होता है, सांस लेने में ही, तो उसका मॉनिटर करते रहते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया रहता है। IV फ्लूइड लगातार देते रहते हैं, दवा समय पर देते हैं। इनटेक आउटपुट चार्ट बनाते हैं कि कितना बच्चे को हम दे रहे हैं अंदर और कितना बाहर निकल रहा है। माता पिता को शिक्षा दें, समझ गए। फेस मास्क लगा कर रखे, बच्चे को स्वच्छ रखे, साफ़ सुथरा रखे, ठीक है, अच्छे डाइट दे। तो ये सब नर्सिंग प्रबंध के अंदर आता है। ओके,
कॉम्प्लिकेशन की मैं बात करूँ, जटिलता की, तो जटिलता इसके होने से अगर मान के किसी को ये चीज़ होता है तो उसमें जटिलता प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, एम्फाइमा हो सकता है। प्लूरल इफ्यूजन मतलब फेफड़ा के चारों तरफ पानी भर सकता है प्लूरल कैविटी में। एम्फाइमा हो सकता है, एम्फाइमा का मतलब पस भर जाना, ठीक है ना, पस भर जाना, याद रखिएगा। सेप्सिस होता है संक्रमण, श्वसन विफलता यानी रिस्पायरेटरी फेलुअर, ये सब जटिलता होता है। बात समझ गए। अब इसके रोकथाम में हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, देखिए, तो रोकथाम में हम टीकाकरण दिलवा सकते हैं, जैसे बीसीजी चलता है वैसे पेंटावायलेंट चलता है मीजल्स के लिए। विशेष रूप से निमोनोकोकल कंजक्टिव वैक्सीन पीसीवी वैक्सीन चलता है। उसके बाद आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, एचआईवी वैक्सीन, केवल स्तनपान 6 माह तक कराएं। तो ये सब रोकथाम का तरीका है, स्वच्छ बनाए रखें। तो ये सब जो है आप इन सब चीज़ों के ज़रिए रोकथाम कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आज का निमोनिया टॉपिक, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछता है कि बच्चों में निमोनिया कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे इसका रोकथाम आप कर सकते हैं। तो रोकथाम के लिए ये सारा चीज़ है, प्लस मेडिसिन सब लिख देंगे। बात समझ गए ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।